नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के विभिन्न एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो 36 सीरीज चलाई गई थी, आज हम 36 सीरीज में से क्लास नंबर 10 को देखेंगे। इससे पहले हमने 9 क्लास कर लिए हैं। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ बाई करे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि देख समझ रहे होंगे और तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये सीरीज सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए स्टार्ट किया गया है, तो नीचे के जितने भी एग्जाम है सभी पर एप्लीकेबल है। इससे पहले अगर आप कंटेंट की परख रखते हैं तो आपको पता होगा मेरे पास एसएससी के एग्जाम में जीके जीएस का वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए पैरासीटामोल 500 नामक ई बुक है, जो टुडे एग्जाम का अपना ई बुक है और मार्केट में काफ़ी चर्चे हैं, आपने भी कहीं ना कहीं से ज़रूर सुना होगा, है ना। तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल 500 के अलावा S30 जो अभी एसएससी की एक सीरीज थी 30 वीडियो की समाप्त हुई, ये भी ले सकते हैं। S36 आप लोग अभी वॉच कर रहे हैं, इसमें 36 क्लास होंगे। इनके अलावा रेलवे की 30 सीरीज चल रही है, ये रेलवे के एनटीपीसी आरपीएफ इत्यादि के लिए ले सकते हैं। बिहार एसएससी की सीरीज कंटेंट अवेलेबल है, ये भी ले सकते हैं। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। कंटेंट की परख है तभी आप लेंगे, है ना। तो ये जो है आपका मोबाइल नंबर है, इस पे आपको जो है व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय करना है। एक मिनिमम रेट में जो है आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है पेड क्लास के जैसा, है ना। तो आप लोग ले सकते हैं और अपने सपने को जो है पंख दे सकते हैं भैया। नीचे लिखा है हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, ये कोई हवा में नहीं है। आपने भी कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज करा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी आप जो है कंटेंट को बाय कर सकते हैं। आज 2:39 में खुशी की खबर आई। इस भाई का नाम है सोनू, है ना। इनकी सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हो गई है, तो सबसे पहले भाई के लिए ताली, है ना। आज ये सिलेक्शन की खबर जो है लगभग 3 महीने के बाद आई है। मुझे याद है जहाँ तक कि 8वां महीना में एक सिलेक्शन का खबर आया था 134वें नंबर का, और मैं जो भी आता है खबर मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ एक एक क्रम में, है ना। तो भैया आज 135वां सिलेक्शन यहाँ पे जो है खबर मिली है मुझे, तो मुझे अपने 1000 में से 1 घटा दीजिए, तो अब जो बचा है आप देख लेंगे, है ना। टाइम लगेगा लेकिन मैं 1000 सिलेक्शन करवाऊंगा जरूर, क्योंकि हमारी व्यू ही 2000 आते हैं और उस रेशियो में अगर इतनी सिलेक्शन है 2-2.5 साल के अंदर तो हमारे हिसाब से काफ़ी ही है। नहीं तो भैया यहाँ तो 10-10 लाख व्यू पे 2 सिलेक्शन हो जाए तो इंटरव्यू कराने हो जाते हैं, है ना। तो भैया मैं अपने हिसाब से खुश हूँ, ठीक है, अपने काम से संतुष्ट हूँ। आप लोग भी अपनी जो है जर्नी को सुगम बना सकते हैं हमारे साथ मिलके पढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, आप डीजीपी बनो भाई, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला जो हमारा प्रश्न है, एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, फैक्ट को अच्छे से कवर कीजिएगा। सकल वर्धित मूल्य ग्रॉस वैल्यू एडेड के संदर्भ में, है ना, कौन सा कथन जो है आपका ट्रू है। तो स्टेटमेंट आपको देखना है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कथन पहला है कि सीएसओ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से सकल मूल्य वर्धन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। सकल मूल्य अवधारणा को प्रारंभ जो है ये सीएसओ के द्वारा 2015-16 से हुआ। दूसरा है कि जीवीए की गणना आधारी वर्ष जो है 2011-12 है। और तीसरा है कि कारक लागत पे जीवीए, जो फैक्टर कॉस्ट पे जीवीए होता है, वो मार्केट प्राइस पे जीवीए में से टैक्स को घटा के सब्सिडी को जोड़ा जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही है दादा, ठीक है। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा 2015-16 वित्तीय वर्ष में जो है इसकी अवधारणा को एक्सेप्ट करी गई थी, सही है। जीवीए की गणना की आधारी वर्ष 2011-12 ये भी सही है। कारक लागत पर जीवीए जो होता है ये मार्केट प्राइस पे जीवीए में से टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट में 3 प्रश्न आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहले जीवीए को समझते हैं कि क्या होता है, तब आपको ज़्यादा खुल के समझ में आवेगी। देखिए जीवीए क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई उत्पाद होती है, उस उत्पाद की इनपुट और कच्चे माल की जो लागत होती है उसे घटाकर जो शेष बचता है उसे जीवीए कहते हैं। उदाहरण की तरफ चलेंगे, ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। देखिए एक क्या करता है, एक पानी पूरी वाला 1 किलो आटा से 50 पूरी तैयार करता है और एक पूरी का कॉस्ट जो है 2 रुपया रखते हैं। तो 1 किलो आटा से 100 रुपये का जो है उत्पाद जो है इन्होंने तैयार किया है, क्योंकि एक पूरी का वैल्यू 2 रुपया है ना। अगर मान लीजिए कि वो पानी पूरी वाले का 60 रुपया खर्च है, तेल में, आटा में, मंगरेल, नमक जो भी लगते हैं पूरी बनाने में, तो 60 रुपया इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 40 रुपया। तो ये जो 40 रुपया है ये जीवीए क्रिएट हो गया है। तो जीवीए कहते हैं इनपुट वाला खर्च घटाने के बाद जो बच जाता है रकम, है ना, तो इसे जीवीए कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक जीवीए का फार्मूला आपने फैक्टर कॉस्ट पे ऊपर में देखा। अगर सीधे सीधे जीवीए का फार्मूला पूछा जाता है तो किसी भी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सब्सिडी को जोड़ के और उत्पादों पर जो टैक्स
एक्स होता है उसे अगर घटा दिया जाए तो उसे जीवीए कहा जाता है। तो दोनों एंगल से आप जीवीए की फार्मूला याद रखेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे और वैसे सिंपल वाले, ठीक है मेरे भाई। जीवीए अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष पे ध्यान केंद्रित करता है, जबकि जीडीपी जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति दोनों के पक्ष पे ध्यान केंद्रित करता है। तो ये एक बेसिक और बड़ा सा डिफरेंस है आपका जीवीए और जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, कि भाई जीडीपी जो है ये दोनों को ध्यान में रखते हैं, मांग और आपूर्ति, और जीवीए जो है ये आपूर्ति पक्ष पे विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है ये किसके द्वारा करी जाती थी? तो पहले करी जाती थी सीएसओ के द्वारा, अब करी जाती है एनएसओ के द्वारा। ये सीएसओ एनएसओ कब बना? तो 2019 में बना। क्या हुआ कि सीएसओ में दो संस्था, एनएसओ जो बना है ये दो संस्था को मिलाया गया है, वो सीएसओ को मिलाया गया है और सीएसओ में आ गया एनएसएसओ, भारतीय नमूना सर्वेक्षण। इन दोनों को जो है मिला दिया गया और एकल संस्था बनाया गया जिसका नाम है एनएसओ, ठीक है। ये कब बनता है? 2019 में। तो अब जो राष्ट्रीय आय की गणना है, अनुमान है, ये कौन लगाता है भैया? एनएसओ लगाता है। 2019 से पहले कौन लगाता था? सीएसओ लगाता था। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में जो गरीबी की जो आकलन करता है ना, वो नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें भारतीय नमूना सर्वेक्षण का भी योगदान होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो आपका सीएसओ है ये पहला रिपोर्ट कब प्रकाशित किया अपने राष्ट्रीय आय पे? तो 1956 में किया था। हालांकि इसकी जो स्थापना है सीएसओ का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का, ये 1951 में ही हो गया था, योजना आयोग के अगले साल। योजना आयोग 50 में आए थे, 51 में सीएसओ आए थे और राष्ट्रीय विकास परिषद 52 में आए थे। तो ये तीनों जो है क्रमिक साल में जो है स्थापित हुए थे, लेकिन जो सीएसओ अपनी रिपोर्ट प्रकाशन किए थे ये 56 में किए थे। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, कि भारत में सबसे पहले देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? वहां पे इंस्टीट्यूट का नाम भी दिया रहता है ऑप्शन में, लेकिन नहीं, दादा भाई नौरोजी ने व्यक्तिगत रूप से देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था। अब जीडीपी क्या होता है? व्यय पद्धति के अनुसार जीडीपी कई पद्धति के अनुसार गणना की जाती है, जिसमें जीडीपी हम यहाँ पे खर्च विधि से निकालते हैं। तो C+I+G - X - M है। अब इन सब का जो है अगर आप जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इजी वे में समझेंगे। C का मतलब होता है उपभोग व्यय, मतलब जो है आपने कितना खर्च करा। I पर होता है निवेश व्यय, निवेश पे आपने कितना खर्च करा। जैसे जो LIC है ये क्या है? निवेश कर रहा है लोग, है ना। इनके अलावा सरकारी व्यय G मतलब है, और X मतलब M का मतलब है शुद्ध निर्यात जिसे आप कहते हैं, अर्थात निर्यात और आयात का अंतर को ही शुद्ध निर्यात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया जो है एक ही देश, मान लीजिए एक ही देश से बिजनेस करता है, अमेरिका से, है ना। अमेरिका को इंडिया 5000 का सामान बेचा और जो है और आपका 4000 का सामान खरीदा, तो शुद्ध निर्यात कितना हो गया? 1000 रुपया, है ना। तो वही चीज X - M का यहाँ पे मीनिंग है, ठीक है भाई। तो ये है आपका जीडीपी व्यय पद्धति के अनुसार, उपभोग, फिर निवेश व्यय, है ना। उसके अलावा सरकारी जो आपका व्यय है वो भी जोड़ देते हैं और घटा देते हैं शुद्ध निर्यात को, तो इसे हम जीडीपी कहते हैं व्यय विधि से। इनके अलावा आय विधि से जीडीपी का जो गणना की जाता है, इसमें मजदूरी प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ, है ना। ये आज के बाद ये सूत्र वाला फॉर्मेट की कोई भी इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा, है ना। सकल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी आपने जीडीपी देखा, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस मतलब होती है मिली जुली, जैसे आपका ग्रॉस सैलरी होता है और एक नेट सैलरी होता है। अगर आप जॉब करोगे, है ना, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नेट सैलरी होता है जो आपका टैक्स वगैरह है ये सब कट के आने के बाद जो है सैलरी आता है, वो नेट सैलरी होता है। उसी प्रकार से शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है ये जीडीपी में से जब मूल्यह्रास को घटा देते हैं, डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, और जो रकम बच जाती है या फिर जो उत्पाद बच जाती है उसे क्या कहते हैं भैया? शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP, ठीक है भैया। इनके अलावा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए अभी आपने निकाला था, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हम निकालते हैं GNP, है ना, GNP निकालने का सूत्र क्या है? जीडीपी आप समझ लिए। इसके अलावा इसमें x जोड़ के m को घटा देते हैं। यहाँ पर x और m का मीनिंग जानेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। सबसे पहले x को समझते हैं, जोड़ते किसे हैं? तो जोड़ते किसे हैं? ये x ऐसा आदमी है ना, जो इंडिया का है। मान लीजिए इसका नाम राम है और ये आपका अरब देश में जाके कमा रहा है, तो इनके द्वारा जो भी उपार्जन किया जाएगा धन, ये जोड़ा जाएगा। और जो m है इसका नाम माइकल है और ये आपका इंग्लैंड के रहने वाले हैं और ये आपका बिहार में लिट्टी चोखा बेच रहा है।
ठीक है। तो इनके द्वारा जो धन उपार्जन किया जाएगा वो घटा दिया जाएगा। तो जब आप जीडीपी में ऐसी संक्रिया करेंगे कि भाई देशी नागरिक के द्वारा विदेशों में कमाया गया धन को जोड़ देंगे और विदेशी नागरिक के द्वारा देशों में कमाए गए धन को घटा देंगे, और जो आपका रिजल्ट आएगा उसे हम जीएनपी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब अभी आपने ग्रॉस शब्द देखा, अब ये ग्रॉस शब्द हटेगा, ऐसे ही चलता है आपका सूत्र वाला सर्किल। ठीक है भैया। तो अब ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अभी अभी आपने निकाला था जीडीपी में देशी आदमी का इनकम जोड़ के विदेशियों का इनकम घटा के, उसी प्रकार से फिर अब जो है एनएनपी निकालेंगे। तो एनएनपी में क्या होता है, जो जीएनपी आप ऊपर निकाले हैं उसमें अगर डिप्रिसिएशन को घटा देंगे ना तो आपका एनएनपी निकल जाएगा। नहीं समझे? आइए रिलेट कर लेते हैं। जैसे देखिए जीडीपी में से आप घटा रहे थे मूल्यह्रास, तो क्या निकल रहा था? क्या निकल रहा था भाई? जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा रहे थे तो क्या निकल रहा था? एनडीपी निकल रहा था, यानी पहला अक्षर जी को हटा के एन के रिप्लेस करता है, एनडीपी निकल जा रहा था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, जब आप जीएनपी में से यानी जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो आपका क्या हो जाता है? जी के जगह पे एन आ जाता है, एनएनपी हो जाता है। तो ऐसे रिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो एनएनपी है ना, ये भी यही आपका व्यक्तिगत आय निकाली जाती है। देश की जितनी भी जनसंख्या है एनएनपी में टोटल जनसंख्या से अगर भाग दे दिया जाता है तो देश का राष्ट्रीय आय निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछे कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होना चाहिए, एनएनपी का इस्तेमाल होना चाहिए, जीएनपी का इस्तेमाल होना चाहिए या जीवीए का इस्तेमाल होना चाहिए, तो आप कहोगे एनएनपी का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है। इनके अलावा कारक लागत पर एनएनपी, अब देखिए फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी एक अलग होता है। तो ये होता है आपका मार्केट वैल्यू पे एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है। तो ये सूत्र काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इनके अलावा व्यय योग्य व्यक्तिगत आय क्या होता है? इसे हम प्रयोज्य व्यक्तिगत आय भी कहते हैं या फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। इसका मतलब मैंने अब भी कहा कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी आती है, ग्रॉस सैलरी के बाद एक नेट सैलरी आती है, उस नेट सैलरी में से भी अगर इनकम टैक्स को घटा दिया जाए, आज आपका जो इनकम टैक्स आएगा जिसे आप प्रत्यक्ष कर कहते हैं, अगर वो घटा देते हैं डायरेक्ट टैक्स, तो आपकी जो भी रकम बच जाएगी उससे आप चाहे मॉल में सिनेमा देखिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, ये आपका इनकम है। ठीक है। तो इसे कहते हैं व्यय योग्य यानी खर्च करने योग्य व्यक्तिगत आय। ठीक है भाई। चलते हैं हम आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, एनीमिलिया वर्ग के किस संघ के प्राणी पूर्ण रूप से समुद्री जल में ही पाई जाती है? जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं कि समुद्री जल में पाई जाती है, लेकिन अपवाद, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। इसके सभी के सभी जो प्राणी हैं वो ओनली साल्टी वाटर यानी समुद्री वाटर में ही पाई जाती है। इस संघ का नाम है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है भाई, याद रहेगा, इकाइनोडर्मेटा। ये आपके समुद्र में ही पाए जाते हैं, किसी नदी तालाब में नहीं पाए जाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो सी स्टार समुद्री तारे, समुद्री खीरे, समुद्री अर्चिन, रेत डॉलर और बीटल स्टार जिसे भंगूर तारे कहते हैं, ये सभी के सभी इकाइनोडर्म के उदाहरण हैं। ठीक है भाई, ये सभी के सभी क्या है? इकाइनोडर्म के उदाहरण हैं। ठीक है। इकाइनोडर्म एक तारे के समान दिखाई देते हैं और गोलाकार या लंबे होते हैं। इसकी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ऐसे जीवों की त्वचा कांटेदार होते हैं। देह गुहा में जलवाहक तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है। इसमें उत्सर्जन अंग का अभाव पाया जाता है। भोजन ग्रहण तथा प्रचलन के लिए एक ही अंग होता है जिसे ट्यूब फिट कहा जाता है। इसका इमेज नीचे दिखाऊंगा, आपको सभी बात समझ में आएगी। अर्थात जो भी स्टार के जैसे प्राणी दिखते हैं, है ना, ये क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा में आ जाते हैं। ये समुद्री जीव है। इसमें क्या होता है आपका, है ना, जिससे प्रचलन करते हैं उसी से भोजन भी करते हैं, जिसे ट्यूब फिट कहा जाता है। उत्सर्जन अंग का अभाव होता है। इसके शरीर कांटेदार होते हैं और ये लवणीय जल में ही पाए जाते हैं। इसके ज्यादातर नाम स्टार लगा होता है। तभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा एक मछली नहीं है, और आपको दे देता है सी स्टार, है ना। तो भाई आपको चुनना होता है कि ये मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्म है। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके इमेज, ये तारा के जैसे दिखते हैं।
और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, ये ट्यूब फीट ही याद रखने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूब फीट लिखा हुआ है, इसी से ये जो है चलते भी हैं, प्रचलन भी करते हैं और भोजन ग्रहण करने का काम भी करते हैं। आपका इसका शरीर देखिए कांटेदार होते हैं और ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसका शेप जो है आपका स्टार के जैसा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये पूर्ण रूप से समुद्री जल की प्राणी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये लोगो देख सकते हैं, ये रेलवे वाला है, ये 36 वाला है, ये ई बुक का है, और जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। चलिए, संघ कॉर्टेडा। संघ कॉर्टेडा में बहुत सारे प्राणी आते हैं। यूं कहने का मतलब जो संघ कॉर्टेडा है इसमें जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं, जैसा कि रेलवे का जो वीडियो हम कल 19 नंबर प्रोवाइड करवाए थे उसके तीसरे क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहां पे मैंने कशेरुकी क्या होता है समझाया था। तो जो भी कशेरुकी प्राणी होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो सभी इस संघ में आते हैं। कौन से संघ में? कॉर्टेडा में। और कॉर्टेडा संघ को अपने आप में 5 उपवर्ग में बांटा गया है। जैसे कौन कौन से? स्तनधारी पक्षी, रेप्टेलिया, है ना, उभयचर, ये सरीसृप। तो ये जो है आपके 5 भाग हैं, यहाँ पे लिखा होगा। इसके अंतर्गत मत्स्य, एम्फीबिया, है ना, स्तनधारी पक्षी, और दूसरे शब्दों में कहे तो कशेरुकी प्राणी इसी संघ में आते हैं। ठीक है, सरीसृप भी आते हैं। नहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखना है शरीर सिर्फ लिखा गया है, सरीसृप होगा। ठीक है, जो आपका रेप्टेलिया होता है ये भी इसी में आता है। यानी जो भी आपका कशेरुकी प्राणी होते हैं सभी के सभी कॉर्टेडा संघ में आते हैं। अब एक एक करके हम इन 5 को देख लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सिलेंट्रेटा, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा ये सब देख चुके हैं बंधु। तो धीरे धीरे हम अपना काम कर रहे हैं, जरूरत है आपको एक्टिव होने की। ठीक है, मत्स्य वर्ग देखते हैं। मत्स्य वर्ग क्या होता है? असमतापी होता है। प्राणी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गर्म खून कहिए, ठंडा खून कहिए। तो ये एक अलग टाइप से हो जाता है, जिसको वायुमंडल के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करना पड़ता है, वो ठंडे खून की प्राणी है, और हम लोग गर्म खून के प्राणी हैं। दूसरे शब्दों में असमतापी होते हैं और समतापी होते हैं। तो मत्स्य क्या हो जाता है? असमतापी प्राणी होते हैं। ठीक है, और हम लोग समतापी प्राणी है। मत्स्य सांस लेते हैं क्लोम से। क्लोम को अपन गिल्स भी कहते हैं। क्लोम से सांस लेते हैं मत्स्य, है ना। जो क्लोम होता है उनका एक्टिव रहता है और पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित कर श्वसन की क्रिया करते हैं मत्स्य, है ना। इनके अलावा मछलियों में 2 चेंबर वाली हृदय पाई जाती है। यह पंख के मदद से चलते हैं। उदाहरण समुद्री घोड़ा, गंबुसिया मछली, रोहू, कटला, सुरमई। सुरमई जो है ये महाराष्ट्र में काफ़ी महंगी मछली है, 1000-1200 की एक छोटा सा मछली मिलता है, जैसे कि सुना है ना। इसके अलावा रोहू बिहार उहार में भी मिलता है। गंबुसिया मछली ऐसे रोड पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका कुआं वगैरह को साफ रखने में भी मददगार है। ठीक है, तो ये समुद्री घोड़ा। इससे पहले आपने समुद्री वाले फॉर्मेट में इकाइनोमेडा के काफी प्राणी देखे थे, तो है ना। तो समुद्री घोड़ा कहेगा तो मछली हो जाएगा। बाद बाकी समुद्री यहाँ पे क्या समुद्री तारा कहेगा, समुद्री खीरा कहेगा, समुद्री अर्चिन कहेगा, तो ये इकाइनोमेडा है, लेकिन समुद्री घोड़ा मछली है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली थोड़ा सा ये बात है कि भाई हमें समुद्री घोड़ा को याद रख लेना है, ये मछली समूह में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 चेंबर वाली हार्ट पाए जाते हैं इसके अंदर, जो है जो है असमतापी प्राणी होते हैं। इनके अलावा एम्फीबिया, जिसे उभयचर कहते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं, है ना, वाटर में भी और जमीन पर भी। इसमें न्यूनतम 4 टांग वाले प्राणी होते हैं जो असमतापी होते हैं। ये भी असमतापी प्राणी के उदाहरण हैं। इसके जो हार्ट होते हैं ना वो 3 चेंबर वाली होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय पाए जाते हैं। इंसान में 2 आलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। हम लोग 4 चेंबर हार्ट वाले होते हैं, इसीलिए एक दिल टूट भी जाते इश्क में तो तकलीफ ना होती है जीने में। ठीक है भैया, तो अरे ऐसे ही मजाक किया हूँ, है ना। तो 3 चेंबर वाली होते हैं। अब इसका आपका एम्फीबिया में 2 आलिंद और 1 निलय। इसकी त्वचा कोमल होती है, जो आपके एम्फीबिया होते हैं ना, इसके त्वचा कोमल होते हैं। इसमें, है ना, त्वचीय श्वसन होता है। उदाहरण मेढक, सायरन, प्रोटियस, ये सभी के सभी एम्फीबिया में आते हैं। हालांकि मेढक का जो श्वसन की बात है वो 2 तरीके से होता है। मेढक जब लार्वा के फॉर्म में होते हैं, जो जल के अंदर रखते हैं अपने लार्वा को, तो उस समय उसे टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल यानी छोटकू मेढक के बच्चों को टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल्स उस समय मछली के जैसा बिहेव करते हुए गिल्स से सांस लेते हैं, जबकि एक जो वयस्क मेढक होते हैं वो फेफड़ा से सांस लेना स्टार्ट करता है। तो इसमें सांस लेने की 2 प्रक्रम है। टेडपोल की अवस्था में अलग सांस लेते हैं, जब विकसित हो जाते हैं तो अलग सांस लेते हैं। मेढक में भी जो है पूंछ पाई जाती है, लेकिन टेडपोल की अवस्था में, और यही पूंछ जो है बाद में मिनिमाइज हो जाता है उनके शरीर में। ठीक है, इसके अलावा जो मेढक की जो बनने की प्रोसेस है, यानी टेडपोल से मेढक बनने की प्रोसेस, इसे मेटामॉर्फिक भी कहते हैं।
कहते हैं। मेटामॉर्फिक चट्टान भी होता है जिसका हिंदी कायांतरण होता है या रूपांतरण होता है। उसी प्रकार से मेढक का जो है ना, इस प्रक्रिया से गुजर के टेडपोल से मेढक बनने की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसे भी कायांतरण कहते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। अब आते हैं रेप्टेलिया। रेंग के चलेगा, सरीसृप कहलाएगा। यह भी असमतापी कशेरुकी होते हैं। यह जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है रेप्टेलिया के अंदर। इसमें 3 चेंबर वाली हृदय पाई जाती है। तो एम्फीबियन में भी 3 चेंबर वाली हृदय था, रेप्टेलिया में भी 3 चेंबर वाली हृदय, मत्स्य में 2 चेंबर वाली हृदय, इंसान में या फिर स्तनधारी में 4 चेंबर वाली हृदय पाई जाती है। तो जो रेप्टेलिया है ये सांस फेफड़ा से इंसान के जैसा अर्थात स्तनधारी के जैसा लेता है। दूसरी बात, इसमें 3 चेंबर वाली हृदय पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ रेप्टाइल के जैसा है, हालांकि ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकता है, फिर भी ये रेप्टाइल में आता है और ये रेप्टाइल होने के बाद भी 4 चेंबर वाली हृदय रखती है। तो ये जो है थोड़ा सा अपवाद है, इसे ध्यान रखिएगा और ये अपवाद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं एवीज। एवीई जो है ना, ये पक्षियों का रूट वर्ड है, जैसे एविएशन बना है जो वायुयान वाला होता है, एविएटर है ना। तो ये जो पक्षी वर्ग है एवीज, ये क्या होता है, नियत तापी जंतु होते हैं। जैसे स्तनधारी वैसे ही पक्षी होते हैं नियत तापी। ठीक है, इसकी शरीर पंखों से ढके हुए होते हैं। पक्षियों का जो अग्रपाद है ना, वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अगला पैर ही जो है पंख के रूप में रूपांतरित होता है। इसमें 4 चेंबर वाली हड्ड पाई जाती है और इसकी श्वसन की घटना जो है फेफड़ा के द्वारा ही होता है। मादा पक्षी में केवल बायां अंडवाहिनी ही पाई जाती है। मूत्राशय का अभाव रहता है पक्षी वर्ग में, उदाहरण कबूतर। और भी कई सारे पक्षी हैं, जैसा कि ये समझाने की बात है ही नहीं। इनके अलावा स्तनधारी जैसे हम और आप है ना, इसमें क्या होता है, यह समतापी कशेरुकी है ना, जिसमें त्वचा में स्वेद और तैलीय ग्रंथियां पाई जाती है। ये अलग से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन करता है आपका बायोलॉजी के सेक्टर से कि स्तनधारी के त्वचा में क्या पाया जाता है, तो स्वेद और तैलीय ग्रंथियां रहता है वहां पे, है ना। इसके अलावा इसमें डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम जो हमें विशेष बनाता है अन्न से, है ना। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है यहाँ पे, कि नाक के द्वारा हो, तो नाक तो एक मीडियम है, फेफड़ा से होता है सांस यहाँ पे। इस समूह में प्राणियों के लाल रक्ततंद में जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी है जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, तो वो अपवाद है जिसे आपको याद रखना होगा। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। अंडा देने वाले स्तनधारी को हम प्रोटोथेरिया कहते हैं। ये अंडा देते हैं, जैसे प्लेटिपस हो गया, एकिडना हो गया, है ना। ये अंडा देते हैं स्तनधारी होते हुए भी, बच्चे को दूध पिलाते हैं, लेकिन जो संतान पैदा करते हैं वो अंडा के प्रोसेस से करते हैं। इसके अलावा जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देने वाले स्तनधारी को हम मेटाथेरिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कैंगारू। इसके अलावा पूर्ण रूप से बच्चों को जन्म देने वाले को हम स्तनधारी को यूथीरिया कहते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है, तो ये स्तनधारी का फॉर्मेट था। तो आज हमने कॉर्टेडा और इकाइनोमेडा दोनों संघ को अच्छे से समझा है ना भैया। एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देख लियो, लेकिन रिक्वेस्ट है अच्छे से समझ लियो, है ना भैया। एक बच्चे पूछ रहे थे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कहाँ से लाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आइडिया तो मैं प्रीवियस ईयर से ही लेता हूँ, लेकिन ये बहुत दिन की जो है इस क्षेत्र में रहने का परिणाम है। मैं सोच पाता हूँ और मेरी ये खुश किस्मत है कि मैं सोच पाता हूँ और आप लोगों की मदद कर पाता हूँ। जो ही बच्चे देखते हैं उतने में मैं ही संतुष्ट हूँ भैया, है ना। क्योंकि आप जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है और ज़्यादा हाईलाइट करने आता नहीं, ना थंबनेल बनाने आता है, ना टैग डिस्क्रिप्शन में सब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पिछला ही। आप देखेंगे मेरे वीडियो में हर जो आपका नीचे लिखा हुआ होता है, एक आपका लिखना पड़ता है नोट, वो सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो इतना कौन दिमाग लगावे, इतना कहाँ टाइम है, जो पढ़ रहा है ठीक है ना। आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है, आपसे पूछ रहा है। देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है जो आपके पीरियोडिक टेबल के संदर्भ में है। आपको जो है रॉन्ग स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 को अर्थ अल्काली मेटल कहा जाता है, एकदम सही है। समूह 2 को जो है क्षारीय पृथ्वी धातु अर्थात अर्थ अल्काली मेटल, और समूह 11 को सिक्का धातु कहा जाता है, तो ये भी सही है ना। क्वाइन मेटल कहते हैं समूह 11 को, और 2 को कहते हैं अर्थ अल्काली मेटल, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है मेंडेलीव के द्वारा दिए गए एका बोरॉन को बाद में स्कैंडियम के द्वारा भरा गया था, तो ये भी सही है। जो एका बोरॉन है वो बाद में स्कैंडियम के द्वारा भरा गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंडेलीव की जब आवर्त सारणी बनी तो उसमें 63 तत्वों को तो जगह दिया गया, लेकिन बहुत सारे तत्वों के लिए जगह खाली छोड़ा गया कि भविष्य में अगर निर्माण होता है तो ये वाला तत्व इस जगह पे आएगा अगर ये गुणधर्म को फॉलो करेगा तो उसी में जो है एका बोरॉन नाम दिया गया था, जो क्षणिक नाम था, किसके द्वारा, मेंडेलीव
मेंडलीव के द्वारा बाद में इस तत्व को रिप्लेस किया गया आधुनिक तत्व स्कैंडियम से, तो ये भी एकदम में सही है। तीसरा है लेंथेनाइड श्रेणी के अंतिम तत्व लुटेटियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 73 होता है। लुटेटियम जो है लेकिन परमाणु क्रमांक 73 ना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 71 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया वही आपका यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि असत्य फाइंड करने को बोल रहा था। अब देखिए लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड किसी भी आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसके निचले भाग में आप देखेंगे तो दो अलग अलग बक्सा बनाए रहते हैं, है ना। इसमें 14 तत्व रहते हैं, लेकिन आपको 15 पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जहां से ये स्टार्ट हुआ रहता है ना, वहां भी आप सेम कलर का ही एक घर देखेंगे, तो वो तत्व भी इसी में काउंट होता है। ठीक है भाई, वो तत्व भी क्या होता है, इसी में काउंट होता है। तो 15 को तत्व हो जाते हैं लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड सीरीज में। ठीक है, ये जो है ओवरऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो जो लेंथेनाइड है ये 57 से लेके 71 तक के तत्व को कहते हैं। अंतिम तत्व लुटेटियम है, इसका परमाणु क्रमांक 71 होता है, और पहला तत्व आपका लेंथेनम है जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, और इसी के नाम पे इसका नाम लेंथाइड तत्व रख देते हैं अपन, इससे याद रखने के लिए लेंथम से लेंथाइड। ठीक है, 57 से 71। अब एक्टियोनाइड जो है ये आपका 89 से लेकर 103 है ना। तो पहला जो 89 है, अंतिम तत्व आपका लॉरेंसियम है 103, और पहला तत्व एक्टियम है, तो इस एक्टियम से आप एक्टिनाइड पकड़ लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों एफ ब्लॉक में आएंगे, दोनों नीचे रहते हैं, दोनों में 15 तत्व होते हैं, चाहे तो लेंथेनाइड चाहे तो एक्टियोनाइड। ये रहा आपके आवर्त सारणी। आप काफ़ी मैं एक ही आवर्त सारणी जब से पढ़ा रहा हूँ तब से आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बार बार अलग अलग डिजाइन दिखाऊंगा तो आप जो है ध्यान न भटक जाए। ठीक है, देखिए इस आवर्त सारणी को याद करने की तरीके हैं कि पहले 2 एस ब्लॉक में जाता है, 3 से 12 आपका डी ब्लॉक में जाता है, 13 से लेकर 18 आपका पी ब्लॉक में जाता है, और ये जो नीचे 2 है ये इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा याद करने की तरीके ऑक्सीडेशन बता दिए थे। एक का होता है +1, देखिए यहाँ पे लिखा भी तो है जी, नहीं लिखा है जी, ये तो वर्ग का नाम लिखा है। 1 का होता है +1, 2 का होता है +2, है ना। इसके अलावा 13 का होता है +3, 14 का होता है +4, 15 का होता है -3, 16 का होता है -2, 17 का होता है -1, और 18 का होता है लड्डू यानी 0। ये ऑक्सीडेशन संख्या है याद करने की, कि भाई इसमें से कोई भी समूह में तत्व पूछेगा तो उसका ऑक्सीडेशन संख्या होगा। तो जनरली केस में यही आपको याद रखना। याद रखने की बड़ी तरीके हैं, 1 से लेके 14 तक आपका बढ़ता है, बीच में 3 से 12 को स्किप कर देना है, फिर जो है आपका अवरोही क्रम में हो जाता है, लेकिन नीचे पीछे जो है माइनस के साइन लग जाते हैं। देखिए 4 के बाद -3, -2, -1, 0। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है याद कर लेंगे। इनके अलावा लास्ट वाले को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, है ना, नोबेल फैमिली, नोबेल गैस फैमिली। 17 को क्या कहते हैं, हेलोजन फैमिली। 16 को क्या कहते हैं, कोल्केजन फैमिली। 15 को क्या कहते हैं, निक्टोजेन, इस प्रकार से नाम है इनका। 14 को कार्बन फैमिली, 13 को बोरॉन फैमिली, 11 को मतलब क्वाइन मेटल यानी सिक्का धातु, 3 से लेकर 12 को ओवरऑल डी ब्लॉक, 2 को अल्काली मेटल, अल्कालिक अर्थ मेटल, और 1 को जो है क्षारीय धातु अल्काली मेटल कहते हैं। तो ये याद करने के तरीके हैं। जैसा मैं बोल पा रहा हूँ आप भी बोलने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखिए जब आप फील्ड में उतर ही गए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। समूह 1 को अल्काली मेटल कहा जाता है, समूह 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। उपयुक्त दोनों एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, जो मैंने मौखिक रूप से बताया, ये लिखित रूप में है यहाँ पे। 3 से 12 को अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, 11 को सिक्का धातु कहते हैं, 15 को निक्टोजेंस कहते हैं, 16 को कैल्कोजेंस कहते हैं, 17 को हेलोजन परिवार, और 18 को नोबेल गैस फैमिली कहते हैं। नोबेल गैस फैमिली में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नोबेल गैस फैमिली के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अपवाद है आपका हीलियम। भैया हीलियम की परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें अंतिम में 8 गो इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, 6 गो किससे कट जाएगा बेचारा, तो इसमें 2 ही गो होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक अपवाद है हीलियम। बाद में सभी में 8 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, और जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो न किसी से लेना न किसी से देना, इसीलिए यह जो है शांत है ना, शून्य है ना। तो ये क्या है भैया, नोबेल गैस है। चलते हैं आगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हुआ करता था, जिसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, कुल 63 ज्ञात तत्व था। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव ने भविष्य में तत्वों की कल्पना करके कुछ खाली स्थान छोड़े थे। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान पर नहीं रखा जा सका था। मेंडलीव के आवर्त सारणी के जब आपसे दोष पूछता है तब एक पॉइंट ये भी दिया गया रहता है, उन्होंने कुछ तत्वों का अस्थायी नाम दिया जिसे बाद में सही तत्वों से रिप्लेस किया गया। जैसे स्टेटमेंट में था ना एक इको
बोरॉन, इसीलिए ये पहले बताना जरूरी है। देखिए एका बोरॉन को बाद में स्कैंडियम से रिप्लेस किया गया, एका एल्युमिनियम जिसे बाद में गैलियम से रिप्लेस किया गया, एका सिलिकॉन जिसे बाद में जर्मेनियम से रिप्लेस किया गया। तो ये तीनों जो है विशेष रूप से याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। गैलियम एक ऐसी धातु है, पारा भी है वैसे तो, जो कमरे के टेम्परेचर पे आपका जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अपेडा, नफेड, है ना, ये सब पूछा जाता है। अपेडा, नफेड हो गया, फसाई हो गया, नवाड हो गया, यानी जो भी आपका जो है कृषि वाले सेक्टर के उत्पाद या डायरेक्ट कृषि वाले सेक्टर से वित्तीय अवस्था में जुड़ा हुआ चीज है, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये जो अपेडा है इसकी स्थापना 1986 में करी गई थी, ठीक है। अब हम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया अंग्रेजी में, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, कि स्थापना भारत सरकार के द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। 1986 में की गई थी, 1986 में। लेकिन इस पे जो है आपका किसके अंतर्गत किया गया था? तो आपका भारत सरकार के द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के थ्रू किया गया था, ठीक है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये आपके नई दिल्ली में है। प्राधिकरण से संसाधित, है ना, खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया है। पहले ये वाला था जगह, इसके जगह पे आ गया आपका अपेडा। कब आया? 86 में। कौन एक्ट से आया? तो 85 वाला एक्ट से आया अपेडा में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है। भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार होता है। पदेन जो है आपका पदेन एक्स ऑफिशियल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो कि नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। 3 सदस्य, जिनमें 2 सदस्य लोकसभा से और 1 सदस्य राज्यसभा के द्वारा भरे जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है कि अपेडा में लोकसभा के कितने सदस्य। अब बच्चा जो जिनको पहुँच ही नहीं है यहाँ तक, हाय बाबा ये भी होता है क्या? तो वहाँ पे पेन खटखटाने से अच्छा है कि पहले पढ़ ले। लोकसभा की भी जो मेंबर है 2 अपेडा का मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर 1 अपेडा का मेंबर होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रख लेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा 8 ऐसे सदस्यों की नियुक्ति जो केंद्र सरकार के निम्नलिखित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। कृषि एवं विकास मंत्रालय, वाणिज्यिक मंत्रालय से 1, वित्त मंत्रालय से उद्योग मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, जहाज रानी और परिवहन मंत्रालय। इन सभी मंत्रालय से जो है ना एक प्रतिनिधि को जो है अपेडा में डाला जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी 8 गो सदस्य डाले जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा आपने अभी देखा, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1। ये अपेडा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था आप लोग कमेंट कीजिएगा, अभी बताया था। इनके अलावा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई आपने खाने वाले चीज के पीछे में लिखा हुआ देखना है, हर चीज चिप्स हो चाहे कुछ भी हो, है ना। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 FSS अधिनियम के तहत 2008 में फसाई की स्थापना होती है। अभी इससे पहले हुआ था, है ना, 1985 के अधिनियम के तहत 86 में अपेडा की स्थापना। ये जो है 2006 वाला अधिनियम के तहत 2008 में आता है। वैसे ही नरेगा 2005 अधिनियम के तहत 2006 में आया था। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का गठन जो कोलकाता में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में हुआ था। तो ये कुछ एक बात आप जरूरी ध्यान रखिए कि भाई जो अधिनियम होते हैं वो 1 साल पहले और गठित होते हैं 1 साल बाद, जनरली केस में। वैसा एक सेम साल में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो 2008 में ये एक निकाय के रूप में स्थापित हुआ। संबंधित मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है जो फसाई को देखते हैं। वर्ष 2011 में खाद्य प्राधिकरण का कार्य प्रभावी ढंग से शुरू हुआ। खाद्य सुरक्षा मानकों एवं दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण फसाई के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। फसाई का क्या है? SB के मामले में 3, 6 एक्ट के तहत 8 में स्थापित हुआ और पूरा नियम के साथ जो है आपका सुरक्षा मानक निर्देश वगैरह गाइडलाइन वगैरह जो है जारी करने का काम ये 2011 से स्टार्ट करा, ठीक है। फसाई खाद्य व्यवसायियों के लिए लाइसेंस और प्रमाण जो है देते हैं। इनके अलावा दिशा निर्देश देते हैं जो आपका प्रदूषण वगैरह संदूषकों वगैरह का डेटा एकत्रित करते हैं, जोखिम से उबारने का प्रयास करते हैं, चेतावनी प्रणाली शुरू करना इनका काम है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। इसमें अध्यक्ष सहित 23 सदस्य होते हैं। जो फसाई होते हैं ना 1 + 22 होते हैं, 23 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। इनकी नियुक्ति करते हैं, क्या जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही करी जाती है। इनके अलावा नाबार्ड की स्थापना, ये शिवरमन समिति
की अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को हुआ था और ये कृषि सेक्टर में, है ना, वित्तीय सहायता देने के लिए टॉप सेक्टर है ना। इसके अलावा जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, है ना, ये नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, एक सेकेंड, हाँ सही है, नाबार्ड की जो स्थापना जब हुई थी तो आपका आरबीआई और भारत सरकार दोनों का सेम जो है हिस्सा था, 50-50% का, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो नाबार्ड की स्थापना के बाद नाबार्ड का प्रमुख कार्य में जो आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो जो आपका कोऑपरेटिव बैंक होता है, क्षेत्रीय बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक, है ना, उनके साथ ये जुड़े रहते हैं। इसके अलावा वित्तीय सहायता कृषि सेक्टर में प्रदान कराने के लिए टॉप संस्था है ये सब नाबार्ड की काम है। नाबार्ड का भी अध्यक्ष कौन है, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। ये सीबीसी प्लेटफॉर्म बैंकिंग सेक्टर में पूछे भी जाते हैं। ये क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप ए ब्रांच जो आपका माधोपुर नगर में है, यहाँ पे आपका अकाउंट है और जो है एक दूसरा नगर है जिसका नाम है आपका भागलपुर, तो वहाँ पे जो है इसी संस्था का अगर ब्रांच है तो वहाँ पर भी आप लाभ ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि होम ब्रांच में ही आपको लाभ मिले, तो इसे अपन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा नाबार्ड के द्वारा दी जाने वाली दीर्घकालीन ऋण की अवधि 18 महीना से लेकर 5 वर्षों के बीच होती है। सही बताया ना जी, है ना, देखते हैं, हाँ सही है बताएं, ठीक है। नाबार्ड के द्वारा दी जाने वाली दीर्घकालीन ऋण की अवधि जो है 18 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। और लघुकालीन क्या हो जाएगा, 18 महीने से कम का हो जाएगा। ये तो अंडरस्टूड हो जाएगी आपको, क्योंकि एक याद रखने से दूसरा याद हो जाता है। इनके अलावा नाबार्ड की स्थापना के समय पूंजी मैंने बता दिया था, अब रिजर्व बैंक का और भारत सरकार का आधा आधा था। अब नाबार्ड के द्वारा जो स्कीम चलाए गए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पास्ट में देखे गए हैं। जैसे ई शक्ति कार्यक्रम, ये क्या है, स्वयं सहायता समूह के जो है डिजिटलीकरण से है, जो महिलाओं सब नहीं करता है क्या स्वयं सहायता समूह, आपने देखा होगा गांव के चौराहे पे लिखा रहता है जानकी स्वयं सहायता समूह, है ना। तो इनमें जो है डिजिटलीकरण के उद्देश्य से ई शक्ति कार्यक्रम 2015 में लॉन्च किया गया था और ये 2024 के साल में पूछा है, ठीक है। 1992 में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, जिसका अपन शॉर्ट फॉर्म करेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्म अपन करेंगे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम SHBLP, तो इसकी शुरुआत 1992 में करा था कौन, नाबार्ड। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। ईस्वी के मामले में 3 चीज याद रखेंगे, 1982 में स्टार्ट हुआ, 2015 में ई शक्ति कार्यक्रम स्टार्ट करा, 1992 में जो है आपका SHBLP कार्यक्रम स्टार्ट करा कौन, नाबार्ड। इनके अलावा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के द्वारा चलाए गए योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पहचानना है। योजना आपका केंद्र का भी हो सकता है और राज्य का भी हो सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का उद्देश्य 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सुख आसरा योजना, यह हिमाचल प्रदेश में जो दिव्यांग बच्चे, अनाथ और महिलाओं पर एप्लीकेबल होती है। प्रधानमंत्री अमृत धरोहर योजना, जिसे 2023 में शुरू किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य प्राचीन विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण है। ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टेटमेंट नंबर 3 आपका रॉन्ग है ना। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। प्रधानमंत्री अमृत धरोहर योजना जो है ये रामसर साइट को जो है वहां पे काया पलट करके स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व करने का उद्देश्य है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला, स्टेटमेंट पहला और दूसरा एकदम सही है, लेकिन तीसरा जो है गलत है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री अमृत धरोहर योजना जो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्यों में आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदाय को महत्व को बढ़ाना है और इसके लिए 16 जो है आर्द्र भूमि रामसर साइट का चिन्हित किया गया है, ठीक है मेरे भाई। पर्यटन मंत्रालय तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोनों कंबाइंड रूप से काम करते हैं आपका अमृत धरोहर योजना में। अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल हो चुके हैं और 2023 तक मात्र 75 था। फिर आपका वेटलैंड डे पे 5 आया था तो 80 हुआ, फिर 2 आया था तो 82 हो गया और फिर 3 आ गया तो कितना हो गया, 85 हो गया। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है और सबसे छोटू रामसर स्थल रेणुका रामसर स्थल जो हिमाचल प्रदेश में है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2018 में क्या हुआ कि जब 2016 में शुरू हुआ था तो सिर्फ BPL परिवार में लिंक्ड महिलाओं के ही जो है ये कनेक्शन दिया जा रहा था LPG वाला। बाद में इसकी दायरा को बढ़ा दिया गया 2018 में। अब BPL महिला के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, अंत्योदय योजना के लाभार्थी, अति पिछड़ा वर्ग समेत 7 श्रेणियों की महिलाओं को जो है अब यह योजना का लाभ दिया जाने लगा। फिर इसकी सेकेंड फेज 2021 में जो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से
से स्टार्ट करा गया। और जो पहला फेज स्टार्ट करा गया था 2016 में, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से स्टार्ट किया गया था। ठीक है मेरे भाई, तो जो है इसमें कमिटमेंट किया गया कि भाई जो उज्ज्वला योजना 2.0 है, इसमें 1 करोड़ फैमिली को जो है कनेक्शन दिया जाएगा, और 1 करोड़ का मतलब जो होता है 10 मिलियन होता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री राजश्री योजना और उड़ान योजना, ये दोनों के दोनों योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाती है। राजश्री योजना क्या है कि जन्म से लेकर 0 से लेकर 12वीं पास करने तक जो है बच्चे को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, खासकर खाली बालिकाओं को, माफ कीजिएगा बच्चा नहीं बालिकाओं को, ठीक है। और ये जो है 6 किस्त में दी जाती है। तो ये आपका राजश्री योजना। और एक जो आपका उड़ान योजना है, ये आपका स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाली योजना है बालिकाओं में, जो सैनिटरी पैड वगैरह हैं इससे संबंधित है उड़ान योजना, जो इंदिरा गांधी के जन्मदिन पे 2021 में स्टार्ट करा गया था। तो ये दोनों राजस्थान के अंदर चलते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके चलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। लाडली लक्ष्मी जहां बालिकाओं को रिलेट करता है, वहीं जो है लाडली बहना ये जो है आपके महिलाओं को रिलेट करता है ना। और दोनों को जो है आर्थिक मदद ही दी जाती है वहां पे, कहां पे, एमपी के अंदर। महाराष्ट्र सरकार में अभी जोर तो शोर से चल रही है एक योजना जिसका नाम है माझी लड़की बहन योजना। इसके तहत क्या होता है कि जिन भी महिला की वार्षिक आय, यानी जिन महिला फैमिली की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है ना, तो उनको जो है 1500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अभी महाराष्ट्र में 20 नवंबर को जो है विधानसभा चुनाव है, ठीक है भैया, इस बार, है ना। मैं भी यही हूँ, मैं भी दूंगा, है ना, क्योंकि मेरा भी यहाँ का जो है बन गया है। इनके अलावा भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानिए। मार्च 2024 तक के अनुसार भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जी सही है। 2019 कहे तो भी आपका 25 होगा, 2024 कहे तो भी आपका 25 ही होगा, क्योंकि लास्ट में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ था। भारत में पहली उच्च न्यायालय कोलकाता में 1862 में आया था। 1862 में 3 गो आया था, बम्बई में भी आया था, मद्रास में भी आया था और कोलकाता में आया था। लेकिन मैंने बताया है कि 2 जुड़वा बच्चा अगर पैदा हो तो दोनों में से कोई एक जो है पहला जरूर होगा। उसी प्रकार से जो है कोलकाता का पहला नाम आता है ना, हाई कोर्ट में। तो ये सही है। इनके अलावा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की रिक्वायरमेंट लिखा गया है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, यहाँ रिटायरमेंट लिख लीजिएगा, है ना, जो है आपका सेवानिवृत्त, है ना। रिटायरमेंट की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है क्या? ये गलत है, 62 वर्ष ही रखा गया है हाई कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के लिए मैक्सिमम जो है आपका रिटायरमेंट सेवा देने का वो 65 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट, और 62 वर्ष है हाई कोर्ट, तो वो गलत हो गया। वर्तमान समय तक भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें सबसे नवीन उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। देश में मात्र 3 ऐसे उच्च न्यायालय है जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक सीमित है। आप सोचिए मन में कि ये 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों को देखता है ना। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का अपना पूर्णतः अलग उच्च न्यायालय है। वैसे जम्मू कश्मीर का भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कंबाइंड उच्च न्यायालय है, इसीलिए पूर्णतः अपना नहीं हुआ। पूर्णतः अपना दिल्ली का है केंद्र शासित प्रदेश में। संसद के द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश तक किया भी जा सकता है या विथड्रॉ भी किया जा सकता है कि अब आपका प्रशासन देखा जा रहा था, अब आपका नहीं देखा जाएगा। तो दोनों बात कौन करेगा? संसद के द्वारा फैसला लिया जाएगा। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जो है उच्च न्यायालय के बारे में उपबंध कराता है। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। यहाँ पे जो है जो स्टेटमेंट मैं लिखना चाह रहा हूँ इसके हिसाब से यहाँ पे सर्वोच्च नहीं उच्च न्यायालय लिखना चाहिए, ठीक है। अब पढ़िए इसे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, माने जो जज हैं और जो आपका चीफ जज हैं, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो चीफ जज हैं उनकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो आपका वर्तमान में खन्ना साहब हैं उनसे और उस संबंधित राज्य का, जैसे बिहार का भी करना है तो बिहार के जो राज्यपाल हैं और सीजीआई है, दोनों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति करते हैं। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे 2 मिसप्रिंट हुआ है, एक तो रिक्वायरमेंट लिखा गया है रिटायरमेंट का और यहाँ पे उच्च का सर्वोच्च लिखा गया है। सही करके दूंगा, टेंशन ना लीजिए, है ना।
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें जो है ध्यान रखिएगा, एज फैक्टर की कोई बात नहीं होती है और वो आपके ऑप्शन में दिया गया रहता है, पहले से ही बता दूं, और वही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई भी उम्र सीमा वाली बात नहीं होती है, क्योंकि इतना सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ही लगा दिया है कि वैसे ही उम्र जो है क्रॉस कर जाएगा। आइए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार या फिर बदल बदल के कम से कम 10 साल की अधिवक्ता रहने का एक्सपीरियंस हो, यानी वकालत की हो, तभी जो है आप उच्च न्यायालय में जज बन सकते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज 62 वर्ष की आयु तक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के प्रयोग करते हैं। रिट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। तो ये 5 प्रकार के रिट है जो हाई कोर्ट 226 के प्रयोग करके करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार। उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय होता है। अपीलीय न्यायालय कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट में न्यायालय है, जिसे सत्र न्यायालय कहते हैं हम, वहां पे अगर कोई बात जो है आपका नहीं बन रहा है तो आप उच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए वहां के जज ने आपको 7 साल की सजा दे दिया हो, तो आप इस बात को लेकर के जो है उच्च न्यायालय में, उसी राज्य में पार्टिकुलर होगा या फिर उस राज्य का उच्च न्यायालय किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वहां पे जाके अपनी बात को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मामले में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, नीचे ऑप्शन होता है जब सत्र न्यायालय ने 7 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई हो। इसके अलावा भी और बात होते हैं, जैसे भाई देखिए, सत्र न्यायालय की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि उच्च न्यायालय को सहूलियत करने के लिए बड़ा भाई का जो है छोटा भाई क्या करता है? सहयोग करता रहता है ना, हालांकि फाइनेंशियली बड़ा भाई ही करता है ना। तो जब बात नहीं बनता है, क्योंकि कुछ दायरा होता है कि भाई यहीं तक की मामला आप देख सकते हैं, तो अगर उस दायरा क्षेत्र से बाहर हो तब भी आप उच्च न्यायालय का सहारा लेते हैं, आपको उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। आई होप आप समझ गए। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय रिकॉर्ड अभिन्यायालय है। अब ये रिकॉर्ड वाला बात मैं पेन चोरी का एग्जांपल देते हुए बता चुका हूं। सेम बात सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 129 में कहा गया है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है, और 231 जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना, है ना। देखिए, उच्च न्यायालय के गठन की बात होती है 216 में, और उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात होती है 214 में। दोनों बात ध्यान रखेंगे। व्यवस्था कहने का मतलब है कि मान लीजिए ए और बी 2 स्टेट है इंडिया में, ए के पास है अपना हाई कोर्ट लेकिन बी के पास नहीं है, और बी ए पे डिपेंड है, इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो व्यवस्था यहाँ पे 214 आर्टिकल काम किया। और अगर कहीं पे गठन वगैरह करना है तो 216 आर्टिकल काम करेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए ये बात की गठन क्या होता है, व्यवस्था क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे चीज को हम लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लाइटली पढ़ाई लेने की चीज नहीं है और ज्यादा टेंशन भी लेने की चीज नहीं है, ठीक है। इनके अलावा राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का तबादला करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना राष्ट्रपति के द्वारा संसद के प्रस्ताव के बाद हटाया जाता है। यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाता है, जब होता है तब हटाते हैं। इनके अलावा उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, मैं बता दिया यहाँ पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ प्रतिज्ञान जो है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेंगे। राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की नियुक्ति जो करते हैं, इसके लिए आर्टिकल 124.2 काम करता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था, जो अभी समाप्त हुआ है, क्योंकि भाई इसकी दौड़ चल रही है। जसप्रीत बुमराह साहब, जसप्रीत बुमराह को जो है T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे अधिक रन 35 रन बनाए थे जसप्रीत बुमराह, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 ये आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में कराए गए, जहां पे भारत विजेता रहा था और उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा था, ठीक है। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो है विराट कोहली रहे थे। फाइनल मैच के भारत के 3 दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करे। तो एक पॉइंट यहाँ से भी बनेगा कि निम्न में से कौन सा जो है संन्यास नहीं लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में। तो इन तीनों के अलावा एक और नाम होगा, और बेसिकली इन तीनों के अलावा जो नाम होगा मैं आपको बता दूं, जो पुराने खिलाड़ी होंगे उन्हीं का नाम होंगे, है ना। इनके अलावा
भारत पहली बार T20 वर्ल्ड कप की शुरुआती इवेंट 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीते थे और यह प्रतियोगिता साउथ अफ्रीका में कराया गया था। तो T20 फॉर्मेट की जो वर्ल्ड कप है पुरुष वाला, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। भारत पहली बार 50 ओवर वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीते थे। मतलब फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ रहा था। ये पॉइंट सब याद रखिएगा, आजकल 1983 के वर्ल्ड कप से काफी क्वेश्चन आते हैं। फाइनल मैच में सबसे अधिक रन 38 रन की पारी कृष्णमाचारी कृष्णाकांत के द्वारा जो है बनाया गया था। इसके अलावा फाइनल मैच जो है इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे खेले गए थे। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा 1983 के वर्ल्ड कप से। 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो है भारत और श्रीलंका के बीच वानखेड़े स्टेडियम में कराया गया था, है ना, जिसमें विजय रहा था भारत। और इस मैच में यानी फाइनल मैच में सबसे बड़ा स्कोर गौतम गंभीर का था 97 रन का। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जो अभी भारत का कोच है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे ये पूरा टूर्नामेंट में युवराज सिंह। इनके अलावा उल्लास एप्लीकेशन किस मंत्रालय के से संबंधित है? तो उल्लास है आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री से, शिक्षा मंत्रालय से। उल्लास एप्लीकेशन जो है एनसीईआरटी का एक पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल, इसके माध्यम से रिलेट करके जो है मदद पहुंचाते हैं विद्यार्थियों कहिए या फिर जो भी इनको शिक्षा लेना है उनको, है ना। ये तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया था इत्तेफाक से। अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही है। स्केल एप्लीकेशन जो है ये भी शिक्षा मंत्रालय का ही है। स्केल एप्लीकेशन ये जो है आपका जो कारीगर वगैरह हैं उन पे एप्लीकेबल होता है स्केल एप्लीकेशन। इनके अलावा वर्तमान मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही हैं तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री 2 हैं, सुकांत मजूमदार ये बीजेपी से हैं और जयंत चौधरी आरएलडी से हैं। तो ये दोनों के दोनों रहेंगे। इनके अलावा ई गोपाला एप्लीकेशन, ई गोपाला एप्लीकेशन ये डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित है। एनडीडीबी की स्थापना जो है ये 1965 में हुआ था और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? आनंद गुजरात में है। इनके अलावा जो ऑपरेशन फ्लड है जो दूध उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है, तो ये एनडीडीबी के द्वारा ही चलाया गया था और इसके प्रमुख सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट जरूर याद रखेंगे। करंट सेक्शन में ई गोपाला हो जाएगा, बाद बाकी आप स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। ई समाधान पोर्टल, ये समाधान पोर्टल यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा संचालित है। यूजीसी जो है इसकी स्थापना 1953 में होती है, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 1956 में मिलता है और वर्तमान में इनके अध्यक्ष एम जगदेश कुमार है। तो ये ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इनके अलावा ई अमृत एप्लीकेशन, यह नीति आयोग का एप्लीकेशन है। नीति आयोग 2015 में स्थापित हुए थे, योजना आयोग के जगह पे आए थे। वर्तमान अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होता है, तो नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है कि दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का होगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। क्या यहाँ ट्यूबलाइट जलाना है? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है फिर का लिखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, दो अभिकारकों के बीच, दो एजेंट के बीच आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें एक का ऑक्सीकरण और दूसरा का अवकरण होगा। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन लैंग्वेज फॉर्मेट में नहीं पढ़ाया था। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। मैंने कहा है इसे अंग्रेजी में ही बोलिए, नहीं तो अपचयन उपचयन के चक्कर में पड़े तो अपना अपचयन हो जाएगा, है ना। तो भैया ध्यान रखें, है ना। देखिए यहाँ 2PbO + C है, तो इसमें क्या हो गया? 2Pb + CO2 बन गया है। PbO से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन, ठीक है। और ये कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, है ना। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा दिमाग लगाना पड़ता है, ये सब चीज बताए हैं, यहीं पे ये चीज लिखा हुआ है। देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में पीबीओ का अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब लेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए पीबीओ का क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन इसमें से, तो रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अर्थात पीबीओ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे में साथ ही कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा आपका कार्बन, ठीक है भैया। इसके अलावा ऑक्सीकरण अपकरण क्या होता है? यहाँ पे लिखा है कि भाई O का जुड़ना H का हटना ये ऑक्सीकरण कहलाता है, H का जुड़ना O का हटना ये क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। इसके अलावा
भारतीय ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि नहीं है? सत्य पूछा है ना। तो भैया देखिए, बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता। ये तो काफ़ी पॉपुलर बात है, तो सभी को पता है, हाँ हो गया। टोक्यो ओलंपिक समाप्ति के उपरांत भारत को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुल 35 पदक प्राप्त हुआ है, तो ये भी अपने आप में सही है जी। 1996 अटलांटा ओलंपिक में भारत को टेनिस खेल में पहला व्यक्तिगत पदक मिला था, तो ये भी सही है। उपयुक्त तो तीनों सही हो जाएगा। अभी तक ओलंपिक में 41 पदक है, तो 6 इस बार आया, तो टोक्यो तक 35 था जी, सही है जी। इनके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के पदक विजेता का नाम आपको ध्यान रखना है, इसे VVI कर लेना है, क्योंकि अभी टोक्यो का ही पूछेगा आपको। एग्जामिनर बहुत चालाक है, चॉकलेट फेंक के डेयरी मिल्क खींच लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में, रजत पदक रवि कुमार दहिया के द्वारा, है ना। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में दो रजत हो गया और स्वर्ण हो गया, इनका हिसाब किताब हो गया। इसके अलावा जो है कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम बजरंग पुनिया, है ना, लवलीना बोरगोहेन और पीवी सिंधु ये सभी के सभी कांस्य पदक जीते थे। इनके अलावा 2024 के ओलंपिक में पदक विजेता नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रजत मिला था, मनु भाकर निशानेबाजी में रजत मिला था। हालांकि इनको 2 पदक मिला है ना, एक कंबाइंड रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मनु भाकर बन गई। सरबजोत सिंह निशानेबाजी में, स्वप्निल कुसाले ये रेलवे एम्प्लॉय है भाई, और वो भी सेंट्रल रेलवे का एम्प्लॉय है, मुझे गर्व है ना। तो ये निशानेबाजी में जो है ब्रॉन्ज मेडल दिलाए थे। अमन सेहरावत कुश्ती और भारतीय हॉकी टीम जो है पेरिस ओलंपिक में 6 गो पदक के साथ 71वां स्थान हासिल किया था। टोक्यो में 48वां स्थान था। भारत का पहला ओलंपिक व्यक्तिगत पदक नॉर्मन प्रिजार्ड नामक व्यक्ति ने जीता था, है ना। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से आजादी के बाद KD जाधव 1952 में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा व्यक्तिगत रजत 2004 एथेंस ओलंपिक मेजर राजवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी में। फिर व्यक्तिगत गोल्ड 2008 निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक में। पहली महिला कर्नो मलेश्वरी 2000 वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भारत के व्यक्तिगत पदक है। प्राचीन काल में भारत में चलाए गए प्रमुख आंदोलन तथा उसके नेतृत्वकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से चर्मकार मजदूर के लिए था, एकदम सत्य है। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था, यह भी सत्य है। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन तीनों के तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इनके अलावा धर्म सभा राधाकांत देव के द्वारा 1830 में चलाया गया था। ये ब्रह्म समाज से उल्टा मत रखता था, यानी ये सती प्रथा के पक्षधर थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में करा गया, तो ये भी सही है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो केशव चंद्र सेन, और खाली ब्रह्म समाज कहेगा तब राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे 3 जैक है, ध्यान रखिएगा। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग 1849 में किए थे, और उनका आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा करा गया था। डेनियल सेल विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल करता है? CuSO4 का। कॉपर सल्फेट का करता है। देखिए, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, आप सभी जानते हैं। डेनियल सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में CuSO4 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका कॉपर जो है कैथोड है ना, और आपका जो है जिंक जो है ये एनोड का काम करता है। कैथोड जो है पॉजिटिव पोल होता है और एनोड जो होता है वो निगेटिव पोल होता है। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में H2SO4 का प्रयोग करते हैं, और रोजमर्रा के जिंदगी में हम यही सेल ज्यादा देखते हैं, ठीक है। इस सेल में कैथोड है ना प्लस जो है ये कॉपर का होता है, और एनोड जो है जिंक का होता है। तो दोनों में सेम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में फर्क है डेनियल सेल और वोल्टेज सेल में। लेड एसिड सेल जो है यानी सीसा संचायक बैटरी जो है, इसमें विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कैथोड और एनोड जो है अलग अलग हो जाता है। कैथोड के रूप में सीसा का प्रयोग किया जाता है, और जो है आपका कैथोड के रूप में लेड ऑक्साइड, माफ कीजिएगा, PbO2 का प्रयोग किया जाता है, जबकि एनोड के रूप में खाली सीसा का प्रयोग किया जाता है। तो कैथोड जो है ये ना आपका सीसा का ऑक्साइड का, और खाली सीसा का एनोड के रूप में, ठीक है। इनके अलावा प्राथमिक सेल सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल की जाती है और फिर चार्ज नहीं की जा सकती, जैसे आपका डेनियल सेल भी हो गया, वोल्टेइक सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया, ये सब जो है प्राइमरी सेल है। डेनियल सेल और वोल्टिक सेल हरा कलर से दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि इसका जो क्षमता है ये कम होता है, 0.18 वोल्ट होता है। बाद बाकी लेक्लांचे सेल के 1.5 वोल्ट होता है, और जो आपका द्वितीयक सेल होता है ये 2 वोल्ट भी हो सकता है, और विशेष रूप से डिजाइन किए गया 2.05 भी हो सकता है। जैसे रेलवे के अंदर जो भी बैटरी का यूज होता है
है ना, आपका व्यवस्था सिग्नलिंग व्यवस्था चलाने के लिए उसकी जो वोल्टेज होती है एक बैटरी का ये 0.5 से 0.8 वोल्ट के करीब होती है ना। इसके अलावा द्वितीयक सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है। इसमें विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट होता है ना, यहाँ पे एक एवरेज लिया गया है 2 वोल्ट होता है सेकेंडरी बैटरी का, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं। भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया था, तो 41वें तो भाई शांति निकेतन, तो हमें 39वें 40वें 41वें 42वें 43वें याद रखना है, ठीक है। देखिए यूनेस्को में सबसे पहले भारतीय स्थल 1983 में आया था 4 गो, ताजमहल, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और आगरा का किला। अहमदाबाद यूनेस्को में मान्यता प्राप्त भारत का पहला विरासत शहर है। अभी 43 साइट है भारत के, जिसमें 35 गो सांस्कृतिक है, 7 गो प्राकृतिक और 1 गो मिश्रित वाला कंचनजंगा है। 39वां स्थल आपका था धोलावीरा गुजरात, ये हड़प्पा कालीन प्रथम साइट भी है जो यूनेस्को के अंदर गए थे। 40वां आपका था जो है काकतीय रामप्पा मंदिर और आपका तेलंगाना। 41वां था शांति निकेतन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। इनके अलावा 42वां था होयसल के पवित्र मंदिर समूह और 43वां है असम का मोइदम, जो एक प्रकार का दफनाने की जगह है। तो ये भैया आज का जो है इसके अलावा यूनेस्को की स्थापना 1945 में मुख्यालय पेरिस में हुआ था, ठीक है, मुख्यालय पेरिस में है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।